हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सवाल जो कि आरपीएससी एबीएसटी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की ये सवाल है, बट आपके लिए यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट या फिर किसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी बिल्कुल रिलेवेंट रहेंगे। तो आइए फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एबीएसटी ईएफएम बीएडीएम से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपके लिए हमारे पास डिटेल्ड कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड ऐसे ही प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट या फिर तैयारी कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए, तो भी हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं है, ये आपको बताना है। Efforts to achieve the goals of planning, calculation of per unit cost of a product, screening of inferred opportunities and hurdles, development of alternative and determination of the best alternative। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के जो डिसीजंस है उनको आसान बनाती है। तो इसके अंदर वो सारे तरीके आते हैं, सारी चीजें आती हैं जिससे मैनेजमेंट का डिसीजन लेना आसान हो जाता है। तो मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है अपने गोल्स को अचीव करने को लेकर, अपॉर्चुनिटीज को लेकर, उनको लेना है कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है, ऐसे डिसाइड करना है, तो ये सब चीजें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दायरे में आएंगी। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को निकालना ये ज्यादा जुड़ा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग से। कैलकुलेशन ऑफ द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ये सीधे सीधे कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ लग रहा है, ना कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। हालांकि ये मैनेजमेंट की मदद लॉन्ग रन में कर सकता है, इनडायरेक्टली कर सकता है, बट डायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू द कॉस्ट अकाउंटिंग और इसीलिए यही आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। चलिए सवाल है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन एक्सटेंडेड टेक्निक। अब ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं सवाल में। फिलहाल ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिसीजन अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बेसिकली पूछ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसकी एक्सटेंशन है। तो वैसे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग से दोनों से जुड़ी हुई है, दोनों के साथ इसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, बट जनरली आप इसे कह सकते हैं कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं और वो अल्टीमेटली मैनेजमेंट का काम आसान कर देती है। तो आप इसे एक्सटेंडेड रूप मान सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। हालांकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी गलत नहीं है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग ही इन्होंने ऑफिशियल आंसर भी बताया। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट। डिफरेंस इन कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो इज ड्यू टू। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होती है? कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। कैपिटल गियरिंग रेशियो के अंदर आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं। आपके पास कुछ ऐसी कैपिटल हो सकती है जिसको फिक्स्ड रेट पे आप पेमेंट करने वाले हैं। इसके अंदर आपके डिबेंचर भी आएंगे और इसके अंदर आपके प्रेफरेंस कैपिटल भी आएगी। आप प्रेफरेंस वालों को भी फिक्स डिविडेंड देते हैं और नीचे आपका आएगा इक्विटी, जिसको आप फिक्स रेट पे नहीं देते हैं। तो ये आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो के अंदर आपने डेट के साथ साथ यहाँ पे अपने प्रेफरेंस शेयर्स को भी इंक्लूड कर लिया। बट डेट इक्विटी रेशियो में आप प्रेफरेंस शेयर्स को डेट के साथ नहीं इंक्लूड करते हैं जनरली, ठीक है। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेकर यहाँ पे डिफरेंस है। इक्विटी शेयर कैपिटल को लेकर तो चीजें क्लियर है कि वो तो नीचे डिनोमिनेटर में ही आएगा, प्रेफरेंस को लेकर डिफरेंस आ जाता है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बनेगा। चलिए सवाल है, ए लिमिटेड एज एन एवरेज स्टॉक ₹50,000 का स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है जी 8 टाइम्स का। इट सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। इट्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी। अरे बाप रे, क्या चीजें बताई हैं और क्या चीजें पूछ रहे हैं। चलिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला तो आपको पता है, ये हमें 8 दे रखा है। इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो ये जानकारी तो हमें दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से आपका निकल जाएगा, इट इज गोइंग टू कम आउट टू 4 लाख। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया और बोला जा रहा है जी आपका जो सेल है इट इज 25% अबव कॉस्ट। इसका 25% हो गया 1 लाख, तो सेल हो गई 5 लाख की। ग्रॉस प्रॉफिट बीच में कितना निकल गया 1 लाख का। तो अभी जीपी रेशियो अगर आपको निकालनी है तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, इसे सॉल्व करेंगे तो 20% आएगा जी आंसर। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। देयर इज फ्लो इन फंड्स व्हेन। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है। देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अगर आपकी ट्रांजैक्शन का एक पहलू करंट अकाउंट से जुड़ा हुआ है और दूसरा पहलू नॉन करंट अकाउंट से जुड़ा हुआ है,
तभी आपका फंड का फ्लो आपको देखने को मिलेगा। अगर दोनों करंट है तो कोई फ्लो नहीं है, दोनों नॉन करंट है तो भी कोई फ्लो नहीं होता। तो आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए बिटवीन अ नॉन करंट आइटम एंड अ करंट अकाउंट आइटम, and that is why the correct answer is going to become option number 1. Question is, received dividend on investment rupees 18,000, out of which rupees 2,800 is out of pre-acquisition profit. The source of fund is. तो आपको डिविडेंड 18,000 मिला है, ठीक है, वो चाहे जहां मर्जी से मिला हो, एक बार डिविडेंड मिला तो आपके बैंक में पैसे तो आए, आपका वर्किंग कैपिटल तो यहाँ पे बढ़ा, आपके फंड तो यहाँ पे बढ़ गए, तो 18,000 का 18,000 ही आपका सोर्स ऑफ फंड यहाँ पे बनने वाला है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बिकम ऑप्शन नंबर 2। चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ फंड? डिक्रीज इन शेयर कैपिटल, तो आपने शेयर कैपिटल की कुछ पेमेंट कर दी है तो फंड का इस्तेमाल किया होगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट खरीदा तो फंड का इस्तेमाल किया होगा। डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, आपने किसी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पेमेंट करी है तो आपने फंड का इस्तेमाल जरूर किया होगा, आपने डिबेंचर की पेमेंट करी है तो जरूर आपके वर्किंग कैपिटल फंड्स का इस्तेमाल हुआ होगा। पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने टैक्स पे किया तो अगेन आपके फंड्स जो हैं वो आपने यूज किए होंगे। तो सभी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ फंड से आप जोड़ सकते हैं, तो करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर 3। कैश इक्विवेलेंट्स मीन, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, जिनको आप फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू में गिरावट आने का रिस्क बहुत ही कम होता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो लिक्विड सिक्योरिटीज में हो रही हैं, आप उनको यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ लैंड इज। अब देखिए, आपने लैंड खरीदी और उसके बदले आपने शेयर्स दे दिए, आपके जो दोनों अकाउंट यहां पे इफेक्ट हुए ना, दे बोथ आर नॉन करंट अकाउंट, इनमें से कोई करंट अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें आपका कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं होने वाला है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Which of the following is statement is not correct regarding the cash flow analysis? कैश फ्लो आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स डिक्रीजेस कैश, तो आपके क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए तो आपने उनको पेमेंट करी होगी तो कैश डिक्रीज हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी फॉर ऑल बिजनेस फर्म, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी कुछ छोटी छोटी फर्म्स है उनको बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो ये आपकी नॉट करेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद वर्किंग कैपिटल फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, तो ऐसा कर सकता है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स रिलेटेड एक्टिविटी। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर का बायबैक आपने किया तो आपकी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उससे इक्विटी शेयर जुड़े होते हैं, तो आपका ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। कैश पेमेंट टू सप्लायर, तो ये आपके ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, दिस वुड बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और कैश आपने बैंक में डिपॉजिट कराया तो आपका जो कैश है वो कैश बैंक में चला गया, तो ओवरऑल कैश बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया, तो इट इज नॉट अ कैश फ्लो फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये बेसिकली डिनोट करता है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म फंड्स है वो कहां से आ रहे हैं। तो इसके अंदर आपके जो भी सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, चाहे आपका इक्विटी है, चाहे आपका डेट है, चाहे आपका प्रेफरेंस है, चाहे आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स है, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। इसमें आपका डेट भी, प्रेफरेंस भी, इक्विटी भी, सब चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो अगला सवाल है, द ट्रेडिशनल अप्रोच टुवर्ड्स वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी assumes that markets are perfect, there is an optimum capital structure, total risk is not altered by the change in capital structure, overall capitalization rate holds constant with changes in financial leverage। तो आपकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर ट्रेडिशनल अप्रोच है वो यहाँ पे कहती है कि अगर आप डेट कंपनी में ज्यादा इंप्लॉय करेंगे तो शुरू में तो आपको बेनिफिट होगा, बट अगर आप और ज्यादा इंप्लॉय कर देंगे तो फिर आपका जो बेनिफिट है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो एक ऑप्टिमल पॉइंट होता है जहां तक आपको जो डेट है उसे इंप्लॉय कर लेना चाहिए, यही तक आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, इसके बाद आपकी फर्म की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो ऑप्टिमल पॉइंट की बात करती है, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2।
द पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन। तो आपका सवाल बिल्कुल ही सीधा है। तो अगर हम पेकिंग ऑर्डर थ्योरी की बात करते हैं तो ये थ्योरी आपको कहती है कि कंपनी के लिए ज्यादा यूजफुल है कि पहले इंटरनल फाइनेंसिंग ही ले ले, फिर ही बाहर वालों के पास जाए। और यहाँ पे एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होता है। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जो कंपनी के अंदर काम करने वाले मैनेजर्स है ना, उनको ज्यादा जानकारी है एज कंपेयर टू जो कंपनी के बाहर वाले शेयर होल्डर्स हैं। तो शेयर होल्डर्स को जानकारी कम है, इसीलिए शेयर होल्डर्स जो है ना वो ज्यादा रिटर्न डिमांड करते हैं, ज्यादा कॉस्ट हो जाती है उसकी। इसलिए शेयर होल्डर्स या बाहर वालों के पास डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए, पहले आपको इंटरनल सोर्सेस का ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। In a firm's cost of equity, the systematic risk of an ordinary share in relation to the market is called as। तो सवाल बहुत ही सीधा है। सिस्टमेटिक रिस्क जो है उसको क्या बोला जाता है, उसको आपका बीटा बुलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, बीटा। चलिए सवाल है, इन्वेस्टर्स पर्सनल टैक्स रेट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ। तो इन्वेस्टर का जो पर्सनल रेट ऑफ टैक्स है वो क्या निकालने में, किसकी कॉस्ट निकालने में आप कंसीडर करेंगे। देखो जब आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से आप कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स निकाल रहे होते हो ना, तो उसमें दो एडजस्टमेंट आपको करनी होती हैं। तो एक एडजस्टमेंट तो आपकी ब्रोकरेज वगैरह की हो जाती है, और दूसरी एडजस्टमेंट होती है आपकी पर्सनल टैक्स रेट की। ओके, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स निकालते हुए ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट मीन कट ऑफ रेट डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कट ऑफ रेट है, अगर कोई प्रोजेक्ट इससे ज्यादा अर्न करेगा तभी सिलेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैक्सिमम एंटीसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न नहीं होती, ये आपकी मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होती है कि मिनिमम इतना तो हमें किसी प्रोडक्ट से चाहिए ही चाहिए, तभी उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत हो जाएगा, ये आंसर बनेगा। बाकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन आप उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जोड़ सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो अब बात करते हैं सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। पूछ रहे सवाल में कि किस पे बेस्ड है। तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल है ना वो एक सर्कल में फ्लो करती है। जैसे मान लीजिए कि हम एक बिजनेस करते हैं, और इस बिजनेस के अंदर हम पीछे से पेन खरीदते हैं और आगे पेन को बेच देते हैं। तो पीछे से पेन खरीद कर लाएंगे तो पेन का स्टॉक हमारे पास आएगा, और अगर उधारी पे खरीदे तो वो क्रेडिटर्स भी हमारे पास आ जाएंगे। और फिर हम उस सामान को सेल करेंगे, सेल करने के बाद हमारे पास कैश रियलाइज होगा, जिससे हम क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देंगे और स्टॉक भी यहाँ पे खरीद लेंगे। तो एक साइकिल जो है ना प्यारे दोस्तों, वो यहाँ पे चलता रहता है। ये जो साइकिल है दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द फर्म, की फर्म का जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो इसी तरीके से ही होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा जी ऑप्शन नंबर 1 का। इन हेजिंग और मैचिंग अप्रोच परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय। तो वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग को लेकर आपके पास 3 अप्रोचेस है। और अगर हम हेजिंग अप्रोच की बात करें तो इसके अंदर हम जो अपनी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है उससे यहाँ पे फाइनेंस करवाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। तो अलग अलग हमारी अप्रोचेस में किस तरीके से फाइनेंसिंग करी जाती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। The relationship between sales and working capital is given by the equation। अब मेरे को ना सवाल थोड़ा सा टेढ़ा लगा, कम से कम ये तो बताते कि सेल्स को y रखना है या वर्किंग कैपिटल को x रखना है, कुछ तो बताते। देखो ये बात तो तय है कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है इट इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ सेल्स। तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है इट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका जो सेल है इट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो आप y बना लेंगे, सेल को x बना लेंगे, और इस तरीके से एक लाइन का इक्वेशन आप बना सकते हैं। हालांकि सवाल में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी जरूर लगी, बट यही मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर अब यहाँ पे दिया हुआ है, और यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। लाइन की इक्वेशन जो है वो आपने बेसिकली लिख दी है। Which of the following is not true regarding capital budgeting decisions? एनपीवी इज द बेस्ट मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। तो बिल्कुल एनपीवी को बेस्ट माना जाता है। इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आईआरआर एंड एनपीवी मेथड प्रोवाइड द सिमिलर रिजल्ट। तो जनरली दोनों के सिमिलर ही होते हैं, कुछ स्पेसिफिक केसेस में अलग अलग हो जाते हैं। टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैव बीन इवेल्युएटेड। प्रोजेक्ट ए का एनपीवी 8 लाख है और प्रोजेक्ट जो बी है उसका 7 लाख है। प्रोजेक्ट ए का आईआरआर 16% है और प्रोजेक्ट बी का आईआरआर 18% है।
तो अभी दिक्कत ये हो गई है कि ए जो है उसका एनपीवी ज्यादा है और बी जो है वो उसका आईआरआर ज्यादा है। तो अब इस केस में ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि उसका आईआरआर ज्यादा है। देखो यहाँ पे जो आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, बिकॉज अल्टीमेटली एनपीवी कैटर्स टू द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ओके, नॉट आईआरआर। तो यहाँ पे ये चीज आप गलत कर रहे हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 3 बनने वाला है। पेबल मेथड determines the number of years required to recover the initial investment। तो पे बैक मेथड की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक शायद उन्होंने कर दी है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। तो आपके पास डिफरेंट मेथड्स है कैपिटल बस्टिंग के, और कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, कुछ नहीं करते। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आईआरआर और एनपीवी ये सभी करता है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। A view that the dividend policy of the firm has a bearing on the share valuation advocated by James Walter is based on which of the following assumption। तो वॉल्टर मॉडल की assumption जो है ना वो प्यारे दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है, और वॉल्टर मॉडल की assumptions आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इन्होंने ऐसा बोले कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कांस्टेंट रहता है, तो पहली assumption तो आपकी नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है, तो ये assumption आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसके बाद है अर्निंग पर शेयर फ्लक्चुएट, तो अर्निंग पर शेयर को भी ये कांस्टेंट मानकर चलते हैं, तो ये वाला भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आपका केवल 2 वाला ही सही बचता है, ऑल ऑफ द अबव तो आंसर हो नहीं सकता यहाँ पे। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बिकम ऑप्शन नंबर 2, रिटेन्ड अर्निंग इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। दिस इज वन ऑफ द assumption ऑफ वॉल्टर मॉडल, बाकी assumption यहाँ पे गलत दी गई हैं। सवाल है मैच द फॉलोइंग का, और यहाँ पे ना कुछ डिविडेंड मॉडल्स आपको दे रखे हैं और उनकी मैचिंग आपको करनी है। सबसे पहले आपका ट्रेडिशनल मॉडल दे रखा है, और ट्रेडिशनल मॉडल के बारे में प्यारे दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये मॉडल आपको कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है ना वो डिविडेंड्स को ज्यादा वेटेज देता है एज कंपेयर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इसकी जो बात है वो बिल्कुल फर्स्ट वाले पॉइंट में ही लिख दी है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ये कहते हैं कि आपके जो डिविडेंड्स है आप उनको डिस्काउंट करो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से, तो बी को आप यहाँ पे जो मैच कर सकते हैं वो 3 से मैच कर सकते हैं। गॉर्डन मॉडल आपका डिविडेंड इररिलेवेंस पे बेस्ड है, इसे आप 2 से मैच कर सकते हैं। और इसके अलावा नहीं, सॉरी, गॉर्डन मॉडल तो डिविडेंड रेलेवेंस पे बेस्ड है, ये गड़बड़ कर दी हमने। तो सी को आप 4 से मैच करेंगे। और एमएम मॉडल जो है वो डिविडेंड इररिलेवेंस पे बेस्ड है। एमएम मॉडल आपका इररिलेवेंसी में आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी और डिविडेंड में भी, तो इसे आप 2 से मैच कर देंगे। और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। हालांकि पहला पॉइंट अगर आपने मैच कर लिया तभी आपको 3 पता लग जाएगा। बाकियों की मैचिंग भी हमने यहाँ पे देख ली है किस तरीके से बन जाएगी। गॉर्डन मॉडल को डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल भी बोला जाता है, और इसीलिए इसको हमने 4 से मैच कर दिया। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। Top down reflection of the mission and strategy based on traditional financial measures, integrates external measures, helps to focus on company strategic agenda। तो बैलेंस स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें तो हमारे जो कंपनी के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है उनको देखता है, और यहाँ पे उनके 4 पर्सपेक्टिव्स को है उनको यहाँ पे बैलेंस स्कोर कार्ड देखता है। फाइनेंशियल भी देखता है, इंटरनल प्रोसेसेस, कस्टमर्स, लर्निंग एंड ग्रोथ, इन 4 पर्सपेक्टिव से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। और यहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर पे ये बेस्ड है, ऐसी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि ट्रेडिशनल वाले जो है वो तो पास्ट के बेस पे हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताते हैं, पर जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो हमारे फ्यूचर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ज्यादा इंक्लाइंड रहता है, फोकस रहता है, और इसे आप 2 को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। The balance scorecard looks at the organizational performance from 4 perspectives. Which one of the following is not included? तो बैलेंस स्कोर कार्ड के जो 4 पर्सपेक्टिव रहते हैं प्यारे दोस्तों भी आपको पीछे मैंने बताई दिए। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव आता है, कस्टमर आता है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे आता है, और इंटरनल प्रोसेसेस आता है। सोशल पर्सपेक्टिव नहीं होता, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ROI is calculated as the ratio of the investment center income to the invested capital। तो आपकी इनकम और आपकी जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसकी रेशो है आपका ROI। तो ऐसा स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहे हैं, जो कि काफी हद तक सही है। EVA measures the earning after the cost of capital। तो अगर हम EVA की बात यहाँ पे कर लेते हैं तो EVA बेसिकली हमें बताता है कि आपकी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कितनी है। तो आपके जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है उसमें से आप अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द कैपिटल इन्वेस्टेड को माइनस कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप माइनस कर रहे हैं और जो बैलेंस बच रहा है आप उसे यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है।
मार्केट वैल्यू एडेड इज द शेयर होल्डर्स अप्रेजल ऑफ द फर्म एफिशिएंसी। तो मार्केट वैल्यू एडेड का क्या मतलब है कि आपकी फर्म की करंट मार्केट वैल्यू कितनी है माइनस जो कैपिटल आपके शेयर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो शेयर होल्डर का और बॉन्ड होल्डर का अप्रेजल है फर्म की एफिशिएंसी को लेकर। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये एफिशिएंसी अच्छी मानी जा सकती है। तो आपके सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही बताए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बिकम ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऑफ रिस्क एनालिसिस। तो रिस्क एनालिसिस आपको करना है तो उसके लिए क्या टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं? आप कुछ प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं, आप वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का सहारा ले सकते हैं, आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल सकते हैं। तो सभी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है जिनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। According to responsibility accounting, the entire organization is divided into various। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के मुताबिक हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में बांट देते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 का आंसर यहां पे करेक्ट बन जाएगा। द रीजन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज। तो देखो हमारे पास ना एक ऑपरेटिंग लीवरेज होती है और एक फाइनेंशियल लीवरेज होती है। ऑपरेटिंग लीवरेज इसलिए अराइज होती है क्योंकि हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कुछ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कुछ वेरिएबल होती है और कुछ फिक्स्ड होती है। इस फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज अराइज करती है। फाइनेंशियल लीवरेज अराइज करती है क्योंकि हमारे पास जैसे इंटरेस्ट का फिक्स्ड कॉस्ट होता है, तो आपका जो फिक्स्ड फाइनेंसिंग का खर्चा है उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल लीवरेज अराइज करती है। तो फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट की वजह से आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज अराइज करती है। ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से आपकी जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो अराइज करती है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। सवाल है कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू। तो आपकी जो कंबाइंड लीवरेज है इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज। तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर 1। चलिए सवाल है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ XYZ लिमिटेड। और फॉर्मूला तो सीधा सीधा आपको अब यहाँ पे दिख ही गया है, इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए। और इस फॉर्मूला के अंदर आपको EBIT 12,000 डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्सेस, यानी कि इस EBIT में से केवल इंटरेस्ट घटा दो। इंटरेस्ट कितना बनेगा? 50,000 का 10%, यानी कि ये बनेगा 5,000। तो 12,000 माइनस 5,000 7,000 आ गया। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड आपका 14% है 20,000 पे, तो ये आपका कितना निकल कर आएगा? तो ये आपका 2800 निकल कर आएगा। डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, तो 1 माइनस टैक्स रेट आपका 0.7 हो गया, 1 माइनस 0.3 0.7 हो गया। तो ये आपका क्या बनेगा? 12,000 डिवाइडेड बाय 7,000 माइनस 2800 डिवाइडेड बाय 0.7, ये तो आपका 4,000 बन जाएगा। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 3,000, तो ये आपका 4 निकल कर आएगा। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। सवाल है जी डैश इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस शेयर इन द टोटल कैपिटल। तो अगर आप अपने जो फिक्स्ड कॉस्ट वाले सिक्योरिटीज है, फिक्स्ड कॉस्ट वाले जो सोर्सेज ऑफ फंड है, उनका प्रोपोर्शन अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि आप अपनी इक्विटी का रिटर्न मैक्सिमाइज कर सके, इसे बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल लीज अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियल लीज अरेंजमेंट इनमें से आपका कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे लीवरेज लीज, सेल एंड लीज बैक और आपका क्रॉस बॉर्डर लीज, इनको आप फाइनेंशियल लीज अरेंजमेंट में डाल सकते हैं। इनडायरेक्ट लीजिंग हमारे पास जनरली नहीं आता है ये फाइनेंशियल लीज वाले कंसेप्ट के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो यहाँ पे सवाल है a manufacturing company has an expected usage of 50,000 units of a certain product during the next year. The cost of processing an order is rupees 20. Carrying cost per unit is rupee 1 for 2 years. अरे ये 2 years का क्या सीन बना दिया इन्होंने। जो आपकी कैरिंग कॉस्ट होती है ना UQ के लिए, वो होती है पर यूनिट पर एनम। तो अगर 1 रुपी 2 years के लिए, तो 1 year वाली हमें अगर चाहिए तो इसका आधा कर सकता है, तो आधा कर देंगे तो पर यूनिट पर एनम आ जाएगा। तो कैरिंग कॉस्ट मिल गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 20 है और एनुअल रिक्वायरमेंट है 50,000। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करके सवाल को सॉल्व कर दो। तो फॉर्मूला लगा दो जी, 2AO डिवाइडेड बाय C, इसका अंडर रूट करना है। तो 2 इंटू 50,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास 20 आ गई, कैरिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई 1/2,
0.5 होगी ना, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 1 लाख, और इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10 लाख, और 40 लाख बेसिकली ये आपका बन जाएगा। 40 लाख का अगर अंडर रूट करना है तो 2 के साथ 3 जीरो लगा सकते हैं, तो 2000 यूनिट्स ये बन जाएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बिकम ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो यहां पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अप्रोचेस ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सबसे पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच आपका 1 से मैच हो जाएगा कि कितना आपने खर्चा किया ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करने में। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस करते हैं तो कितना खर्चा आएगा, और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कॉस्ट टू रिप्लेस अ फर्म्स एग्जिस्टिंग एचआर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, कंसीडर द वैल्यू ऑफ द अल्टरनेट यूज ऑफ एचआर, कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स को किसी और काम में डालोगे तो उसमें आपकी क्या वैल्यू निकल कर आएगी, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी आपका बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच आपकी कहती है कि आपकी कितनी इकोनॉमिक वैल्यू निकल कर आने वाली है, आपकी कितनी फ्यूचर वैल्यू निकल कर आने वाली है आपके ह्यूमन रिसोर्सेज में, द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू रेंडर नॉट इन द प्रेजेंट बट इन द फ्यूचर। ये प्रेजेंट वर्ड जो लिख दिया ना इन्होंने, ये गड़बड़ कर दी। ये प्रेजेंट वर्ड की वजह से ये ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाता है, और हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर आना चाहिए। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन आरपीएससी के सवालों के ऊपर। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना प्यार भी दिखाएं। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।